तो फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटीज, नहीं? और पिछले 8-10 महीने में हम सिर्फ यही पढ़ने वाले, और कुछ तो पढ़ने वाले नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना? हाँ, वो फिजिक्स ही वही है, फिजिकल क्वांटिटी, पूरा सब कुछ हमको वही पढ़ना है। तो हमने क्या क्या देख लिया था? मास, लेंथ, टाइम हो गया था। उसके बाद क्या है? ये हमारा क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? और ये क्या है? हमने यूनिट्स बना लिए थे ना इनके, ये क्या है हमारे? यूनिट्स, ठीक है? मास का यूनिट क्या बनाया था हमने? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या बनाया था? मीटर। टाइम का यूनिट क्या बनाया था? सेकेंड्स, ठीक है? अब क्या है यहाँ पे? डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस। उसके बाद क्या है? चलिए पहले डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जो है ना डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ हॉटनेस। अच्छा, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस होता क्या? हाँ, टेम्परेचर क्या होता? फ्लो ऑफ हीट क्या होता? घुमा फिर आगे, फिर वही बातें आ गई, फिर से वो मास आ गया, नहीं? डिग्री ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता? डिग्री का मतलब जब हम किसी लेवल को डिसाइड करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी प्रॉपर्टीज या किसी भी क्वांटिटी के लेवल को डिसाइड करते हैं। किसको? लेवल को, ठीक है? कि कितने लेवल का ये, ठीक है ना? उस लेवल को हम क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। समझ में आ रही बात? ये लेवल कहां से? 0 से स्टार्ट होता, 0, 1, 2 एंड सो ऑन 100, या इसके बाद भी 1000, 2000, इनफाइनाइट। यही है ना लेवल्स। लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होना, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, ठीक है? लेवल्स ये जो है इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिग्री, ठीक है ना? नॉर्मली हॉटनेस का मतलब क्या है? हॉटनेस एक तरीके का जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको दिखता नहीं, जो हमको दिखता नहीं, क्या होता? फील होता, ठीक है? और फील हम कैसे करेंगे? हमारे पास सेंसेस है फील करने के लिए, ठीक है ना? हमारे पास क्या है? सेंसेस है। सबसे बेसिक अगर हम लेंगे तो हम क्या ले लेंगे? हमारे घर में एक काम करेंगे हम, मान लीजिए हम एक दूध का पैकेट लाए, ठीक है? ये क्या है? दूध का पैकेट है। हमने जो है ना इसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। क्या कर दिया हमने? फ्रीज कर दिया। तो ये हमारा एक दूध का पैकेट है, इसी के सेम इसी को हमने फ्रीज करा, ठीक है? मिल्क पैकेट, ये भी हमारा क्या है? मिल्क पैकेट। हम इसको बाजार से खरीद के लाए, ठीक है? और फिर हमने इसको क्या करा? फ्रीज करके यहां पे ला दिया, ठीक है ना? ये हमारा पॉइंट पोजीशन ए, ठीक है? या कंडीशन ए, ये क्या है? कंडीशन ए। और ये क्या है हमारा? कंडीशन बी। कंडीशन ए में दूध को हम कहां से लेके आए? मार्केट से खरीद लेके आए, वो नॉर्मल कंडीशन में। कंडीशन बी में क्या हुआ? उसको हमने फ्रीज कर दिया, ठीक है? आप एक बार इसको टच करके देखिए और एक बार आप इसको टच करके देखिए, क्या होगा? हाँ, नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं है। आपको सेंसेशन कैसा फील होता? ये सेंसेशन आपको नॉर्मल सेंसेशन दिखता। क्या दिखता? नॉर्मल सेंसेशन। और इसका सेंसेशन कैसा फील होता? थोड़ा सा शॉक टाइप का लगता,
बोल सकते हो ना इसको शॉक, ठीक है ना। इसको आप बियर कर सकते हैं। स्पेलिंग क्या होती है बियर करने की? बी, हाँ, बियरेबल है ये नॉर्मली नॉन बियरेबल है, करेक्ट ना, है ना। क्योंकि अगर हमने इसको फ्रीज कर दिया, अगर फ्रीज कर दिया हमने, तो जाहिर से बात है अजीब सा एकदम सॉलिड स्टेट में आ जाता, एकदम सख्त हो जाता। अगर उसको हम हाथ पे निकाल के रखे तो हम हाथ पे उसको नहीं रख सकते। समझना की बात, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अपने को अजीब सा दिखता है, एकदम ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी से कुछ निकल के जा रहा है, वहां पे कुछ तो कर रहा हो हमारे बॉडी के साथ, कुछ तो कर रहा हो। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? क्लियर? अब इसी को हमने जो है ना बॉयल कर दिया। क्या कर दिया? बॉयल कर दिया। अब ये सी केस है, इसमें क्या होगा? इसमें इसको अगर हम टच करेंगे तो सेंसेशन क्या आएगा? ये भी नॉन बियरेबल, हम इसको बियर नहीं कर सकते। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा हाथ जल गया उससे, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ये? क्योंकि सबकी डिग्री ऑफ हॉटनेस अलग अलग है। सबका जो लेवल है ना हॉटनेस का, वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। यहां पे हॉटनेस हाई है, यहां पे हॉटनेस हाई है, हाई कंपेयर टू द बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी से टच करा रहा ना हम इसको। यहां पे हमारा टेम्परेचर कंपेयर टू द बॉडी हाई है, और हमेशा हम यूनिट में हम कंपेयर करते ना, यूनिट्स में हम क्या करते? कंपेयर करते। तो इसको हमने कंपेयर करा अपने बॉडी टेम्परेचर से। ये क्या है? हाई टेम्परेचर पे। ये क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर, क्योंकि जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर होगा अप्रोक्सीमेटली वो सेम टेम्परेचर पे रहता, करेक्ट। ये बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे है, ठीक है। इसका हॉटनेस हाई है, ठीक है, कंपेयर टू बॉडी टेम्परेचर। इसका जो हॉटनेस है वो नॉर्मल है, ठीक है, और इसका हॉटनेस बहुत ही लो है। कूल नहीं बोलते उसको, हम क्या बोलते हैं? लो हॉटनेस। क्या बोलते हैं? लो हॉटनेस। तो हमारे पास एक ही वर्ड है क्या? हॉटनेस, ठीक है। तो इसका हॉटनेस कितना है? बहुत ही ज्यादा लो है, करेक्ट ना। क्या ये? लो। ये क्या है? नॉर्मल। और ये क्या है? हाई, ठीक है। हमेशा हम किस चीज को एफोर्ड या किस चीज को बियर कर सकते हैं? जो नॉर्मल कंडीशन पे हो। हाई और लो नहीं कर सकते, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। इसमें भी वही होगा। समझ में आ रही बात? ये सेंसेशन फील होता ना अपने को, सेंसेशन आता ना, तो इसी डिग्री ऑफ ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, ये किसी और से किसी और चीज से ड्राइव हुआ नहीं ना। ये तो सेल्फ ड्राइव है ना, हमने उसको फील करा ना, डायरेक्ट उसको फील करा ना, ठीक है। इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, कौन सा मटेरियल है, क्या है क्या नहीं, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? उससे हॉटनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? ठीक है। यहाँ पे कौन सा मटेरियल रखा हुआ है, यहाँ पे मेटल है या वूल है या वुड है या ग्लास है, वो सारे के सारे एक ही टेम्परेचर पे रहेंगे। समझ में आ रही बात? मटेरियल से इनको कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट के मास से भी कोई मतलब नहीं है फिलहाल, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो ये डिग्री ऑफ हॉटनेस भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब यूनिट कैसे बनाएंगे हम इसका? यूनिट के लिए हमको क्या चाहिए? सर्टेनिटी, हाँ, अवेलेबल और अवेलेबिलिटी, इजिली अवेलेबिलिटी, ठीक है, इजिली, ठीक है, और लेस एरर, जिसमें एरर क्या आना चाहिए? बहुत लेस होना चाहिए। उसी को हम सर्टेन भी बोल सकते हैं। अब लेस एरर हमको लिखने की जरूरत नहीं थी। सर्टेनिटी का मतलब अच्छा, सर्टेनिटी उसकी होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए वो। अब इसमें 2-3 साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेल्सियस। क्या नाम था?
सेल्सियस। सेल्सियस ने क्या करा, उन्होंने देखा कि हमको एक यूनिट बनाने के लिए या हमको मार्किंग करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको एक कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो चेंज ना हो टाइम टू टाइम, तभी तो थोड़ी देर तक हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। अगर टाइम टू टाइम अगर उसमें स्लाइटली चेंजेस आ रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्वेशन कैसा करेंगे। अभी हमने सेकंड्स में अभी हमने रूम का टेम्परेचर बताया कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। मेरे बोलते बोलते ये 37.1 हो गया, हो सकता ना, हो सकता ना, ठीक है। अभी मैंने बताया टाइम क्या हो रहा, हाँ एग्जैक्ट टाइम अगर मैं बताऊं तो 4:57 एंड 44 सेकेंड्स, मेरे 44 सेकेंड्स बोलते बोलते वो 50 सेकेंड्स हो गया, करेक्ट ना, करेक्ट। तो सेम ऐसे ही टेम्परेचर को हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम वैसा टेम्परेचर लेंगे जो चेंज ना होता हो, क्या ना होता हो, चेंज ना होता हो, तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। सेल्सियस ने वही किया। तो कौन सा टेम्परेचर है जो सर्टेन है, तो इन्होंने देखा कि वाटर, ठीक है, वाटर का दो स्टेट, एक मेल्टिंग, ठीक है, एक क्या है मेल्टिंग और दूसरा बॉइलिंग। ये दोनों स्टेट में इनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, कितना, इसका 0 डिग्री सेल्सियस, या कांस्टेंट रहता, जीरो नहीं बोलेंगे, क्या रहता, ये कांस्टेंट रहता, ये लो पे रहता, लो कांस्टेंट, और ये हाई कांस्टेंट। और सिर्फ वाटर नहीं, सिर्फ वाटर नहीं, हर एक मॉलिक्यूल या हर एक मटेरियल, दुनिया का हर एक मटेरियल या यूनिवर्स का हर एक मटेरियल अपने मेल्टिंग बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पे क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो हम इसको और अच्छे से अगर हम क्या बोलेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल जब अपना स्टेट चेंज करता तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। कब तक, जब तक कि उसका लास्ट पार्टिकल भी वहां पे अपने ओरिजिनल स्टेट में ना। जैसे कि अगर हम आइस को मेल्ट करें, अगर आइस को मेल्ट करने में 99.9% आइस मेल्ट हो गया, 0.01% अभी भी बचा हुआ है आइस, अभी वो मेल्ट नहीं हुआ, उस समय भी पूरे के पूरे कंटेनर का या पूरे के पूरे मटेरियल का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। जब तक वो 100% आइस को मेल्ट नहीं कर देता तब तक वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। सेम हर एक ऑब्जेक्ट पे यही अप्लाई होता, सिर्फ मेल्टिंग पे नहीं, बॉइलिंग पे भी, ठीक है। बॉइलिंग का मतलब क्या है, वेपराइजेशन। बॉइलिंग का मतलब क्या है, वेपराइजेशन। जब तक लिक्विड 100% वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उस मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता। ये तो अपने को मालूम है, ये सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, ये हर एक मटेरियल के लिए। तो फिलहाल जो है ना वाटर ले लेंगे। वाटर इन्होंने लिया और यहां पे इन्होंने क्या रखा, मेल्टिंग आइस, क्या रखा, मेल्टिंग आइस, ठीक है, समझ में आ रही बात। फिर एक और लिया और इसमें उन्होंने रखा बॉइलिंग वाटर, क्या डाला इसमें, बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉइल करते हुए रख दिया। अब एक चीज मालूम है, जब तक ये आइस मेल्ट नहीं होता कंप्लीटली तब तक इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब तक ये कंप्लीटली वेपराइजेशन में कन्वर्ट, वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ठीक है, ग्लास का ट्यूब, और उसके अंदर इसमें इन्होंने अल्कोहल भर दिया। क्या भर दिया, अल्कोहल। अल्कोहल क्यों, स्पेलिंग यही है, अल्कोहल क्यों, वाटर क्यों नहीं, हाँ अल्कोहल इसलिए, अगर हम अल्कोहल और वाटर में कंपेयर करें तो 1 डिग्री सेल्सियस या थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने से अगर वाटर अगर इतना एक्सपेंड हो रहा तो अल्कोहल इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंड होगा, ठीक है। एक्सपेंशन की क्वालिटी जो है टेम्परेचर के राइज के हिसाब से अल्कोहल की बहुत हाई रहती, ठीक है, वाटर और दूसरे मॉलिक्यूल्स की कम रहती, ठीक है ना, अल्कोहल की ज्यादा रहती। थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होने से अल्कोहल बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता और थोड़ा सा टेम्परेचर डिक्रीज होने से अल्कोहल कंप्रेस भी बहुत जल्दी होता, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इसलिए उन्होंने क्या लिया, अल्कोहल। अब अल्कोहल इसमें भर दिया उन्होंने और अल्कोहल को यहाँ पे, अल्कोहल के ट्यूब को इन्होंने किस में डाल दिया, यहाँ पे,
ठीक है। अब जाहिर सी बात है जितना इस मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर तो इस एल्कोहल का भी होगा, ठीक है। यहां पे उन्होंने मार्क कर दिया, ठीक है ना, जहां तक ये एल्कोहल की हाइट जो थी वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। अब फिर से वापस इसको कहां रखा, बॉइलिंग वाटर में, और फिर इसमें देखा कि एल्कोहल राइज होके कहां तक चला गया, यहां तक चला गया। समझ आ रही बात? यहां पे ये क्या था, क्या था ये, बॉइलिंग वाटर, और यहां पे क्या था ये वाले हाइट पे ये क्या था, मेल्टिंग आइस, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये इनकी हाइट है, ये इनकी हाइट, ठीक है। ये जितना भी हाइट आया ना उसको उन्होंने 100 से डिवाइड कर दिया, उसको उन्होंने कितने में डिवाइड करा, 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये मान लीजिए कि इतनी हाइट आई, ये यहाँ पे जो है ना मेल्टिंग पॉइंट है, ये क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट। इसको उन्होंने कितने डिवाइड करे, 100 डिवीजन कर दिए, ठीक है। कितने डिविजन्स, यहां से 0 से स्टार्ट करा और यहाँ पे कितने डिवीजन हो गए, 100 डिवीजन हो गए। समझ में आ रही बात? और हर एक डिवीजन को उन्होंने क्या बोला, 1 डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या बोला उन्होंने, 1 डिग्री ऑफ हॉटनेस, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। समझ में आ गई, 1 यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। अब इसको उन्होंने 1 यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस बोल दिया, तो जाहिर सी बात है 1 यूनिट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस बार बार बोलने से बेहतर है कि हम 1 डिग्री बोल दें। क्या बोल दें इसको, 1 डिग्री, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री किसका, डिग्री ऑफ हॉटनेस का, ठीक है। अब डिग्री ऑफ हॉटनेस के लिए अपने को यूनिट लिखना, नाम लिखना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे नाम दिया था किलोग्राम, मीटर, सेकेंड्स, इसको भी एक नाम देना पड़ता। तो सेल्सियस ने इसको बनाया था, उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। क्या नाम दे दिया, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस का जो है यूनिट क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हाँ, अभी आगे कहानी है उस पर। कन्वर्जन तो आपको मालूम है, फ़ारेनहाइट, वो सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक साइंटिस्ट है फ़ारेनहाइट, उन्होंने जो है ना फिर से इसका जो है अलग से कैलकुलेशन करा, और उन्होंने जो है डिविजन थोड़े से छोटे कर दिए, ठीक है, और छोटे डिविजन से उन्होंने देखा वो, ठीक है। तो उस पर हम नहीं जाएंगे, हम इसके फंडामेंटल पे आते हैं फिर से वापस। अब ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, क्यों? क्योंकि यूनिट हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 से स्टार्ट होता है ना। कोई भी चीज 0 होगी उसके बाद तो स्टार्ट होगी ना वो। अब यहां पे 1 kg है, क्या है, 1 kg है, तो 0 to 1 kg, 0 to 1 kg, फिर इसके डिविजन्स करेंगे, ठीक है ना। कितने डिविजन्स करेंगे, 1000 डिविजन्स करेंगे। 1000 डिविजन्स में से एक को क्या बोलेंगे हम, 1 ग्राम, डिग्री के को 1 kg को हम कितने डिविजन्स करेंगे, 1000 डिविजन्स। 1 डिवीजन को हम कितना बोलेंगे, 1 ग्राम बोलेंगे। अभी भी ये 0 से कितना है, 1 ग्राम है। फिर इसके हम डिविजन्स करेंगे, फिर मिलीग्राम बोलेंगे, बहुत सारी बातें, लेकिन 0 से ज्यादा ही रहता ना हमेशा, 0 से कभी छोटा होता वो यूनिट। नेगेटिव में बिल्कुल नहीं आ सकता, नेगेटिव में क्यों आएगा, यूनिट तो स्टार्टिंग से होनी चाहिए ना। यहां पे ये स्टार्टिंग से है, आपको लगता है नहीं, डिग्री ऑफ हॉटनेस 0 से नीचे भी जाता नहीं जाता, सिर्फ टेम्परेचर या डिग्री ऑफ हॉटनेस या टेम्परेचर में बोलूंगा इसको, ये सिर्फ आइस का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर रहता है, इससे भी लो टेम्परेचर होता, मेल्टिंग आइस का इससे भी लो टेम्परेचर रहता, नहीं रहता, बिल्कुल रहता। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, फ्रीज होता तो कम होने लगता, और कम होने लगता। जितना हम इसमें से एनर्जी निकालेंगे उतना ज्यादा इसका टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो 0 से तो स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि यहां से स्टार्ट हो। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था लॉर्ड कैल्विन, मेरे फेवरेट साइंटिस्टों में से एक है वो, हाँ, लॉर्ड कैल्विन। वो क्यों, उनका रीजन है, बहुत बहुत सॉलिड रीजन है कि वो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट क्यों है। मतलब फेवरेटों में से एक है, जितने भी मेरे फेवरेट साइंटिस्ट है ना उनमें से वो एक है। हाँ,
तो केल्विन, केल्विन जो है एक ऑब्जर्वेशन कर रहे थे सिंपली, ठीक है, वॉल्यूम एंड प्रेशर का कैलकुलेशन कर रहे थे। किसका? वॉल्यूम एंड प्रेशर का। समझ में आ रही बात? कोई डाउट नहीं। अब एक चीज है, उन्होंने क्या करा, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर का एक ग्राफ बनाया। वॉल्यूम जीरो हो सकता कभी भी? जीरो हो सकता नहीं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो होना? नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता जीरो? जीरो का मतलब क्या है? कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर वॉल्यूम हम जीरो क्यों बोलेंगे? अगर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा, अगर पार्टिकल है, तो उसका वॉल्यूम जीरो हो सकता? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वॉल्यूम जीरो की तो बात ही नहीं है। प्रेशर और टेम्परेचर पे देखेंगे, टेम्परेचर तो जीरो हो सकता, टेम्परेचर जीरो हो सकता ना, वॉल्यूम जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर आप बोले कि वॉल्यूम हम कभी कभी जीरो लेते, तो जीरो वॉल्यूम का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। जीरो केजी का मतलब क्या है? मास है ही नहीं। बात समझ में आई? तो जीरो केजी होने का मतलब क्या है? कि वहां पे मास नहीं है। अगर मास है तो जीरो केजी हो ही नहीं सकता वो। अगर मास है तो जीरो केजी नहीं हो सकता। अगर मास है तो मास की तो कोई वैल्यू होगी। जीरो केजी हम कब लिखते हैं? जब वहां पे मास नहीं है, ठीक है ना, उसमें मास है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? जीरो केजी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अगर पार्टिकल है, वॉल्यूम्स है, तो वॉल्यूम्स कभी जीरो बनते नहीं, ठीक है। अब प्रेशर्स वगैरह क्या चीजें हैं? प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर क्रिएट होता ऑब्जेक्ट के काइनेमेटिक मोशन से। किससे? या डायनेमिक जो भी मोशंस होते उससे प्रेशर क्रिएट होता। क्लियर? या तो उनके एनर्जी के उससे क्रिएट होता। अगर उनके पास एनर्जी है, कोई डिफरेंट टाइप की एनर्जी है, तो उससे प्रेशर क्रिएट करते वो लोग, ठीक है, एक दूसरे पे प्रेशर देते। अभी फिलहाल उसमें जाना नहीं अपने को, यहाँ पे देखेंगे। तो उन्होंने टेम्परेचर का यहाँ पे दिया, यहाँ पे उन्होंने लिखा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा? 0 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे भी हो सकता। अब यहाँ पे हमारा 10, 20, ये हमारा क्या है? 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। 3 मॉलिक्यूल्स लिए, ए, बी एंड सी, 3 मटेरियल दिए उन्होंने, ठीक है। ए मटेरियल का जो है ना टेम्परेचर उन्होंने 50 डिग्री दिया, तो उन्होंने देखा कि 50 डिग्री टेम्परेचर पे इतना ज्यादा प्रेशर है, ठीक है ना। 50 डिग्री टेम्परेचर पे प्रेशर कितना है? इतना। हाँ, प्रेशर की एक वैल्यू है, कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिलहाल अपने को प्रेशर पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, अपने को जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है ना उसको देखना है, ठीक है। प्रेशर की तो वैल्यू होंगी ना कुछ। 50 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो ए है, इसका प्रेशर कितना आया? इतना आया। अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा, कितना? 30, तो इसका प्रेशर कितना आया? ये प्रेशर आया, ठीक है। नहीं, थोड़ा ज्यादा कम हो गया, ये हमारा प्रेशर आया, ठीक है। हमने क्या करा, उसको फिर से जो है ना 0 पे करा, तो 0 पे प्रेशर कितना आया? ये प्रेशर आया 0 पे। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में प्रेशर 0 नहीं है, ठीक है। फिर से हमने जो है ना नेगेटिव में टेम्परेचर लाया, नेगेटिव टेम्परेचर देखा, तो इसका प्रेशर कितना आया? ये इसका प्रेशर आया और डिक्रीज हो गया, ठीक है। फिर हमने और टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो प्रेशर इतना आया, ठीक है। समझ में आ रही बात? और प्रेशर डिक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज करा, तो प्रेशर हमारा कितना आया? इतना आया। अब प्रॉब्लम ये कि इससे ज्यादा टेम्परेचर हम डिक्रीज नहीं कर सकते, अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास। नहीं, 100 नहीं, बहुत कम कर रहे हैं, अब मैं बताऊंगा कितने। यहाँ पे तो बहुत हो सकते हैं आगे। सेल्सियस ये डिग्री सेल्सियस ही है, ये डिग्री सेल्सियस का ग्राफ है। ये 10 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 60, 70। हाँ, तो उसके बाद 1 बढ़ाते जाएंगे ना। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने 10 पीसेस में डिवाइड कर दिया। कितने में डिवाइड करा? 10 पीसेस में। ये 10 है, अगर 11 करना है तो हम क्या करेंगे? इसका एक पीस उठा के यहाँ पे रख देंगे, 11 हो गया। वो कर सकते हैं ना।
तो 100 तक उन्होंने रेंज दिया था, 100 के बाद जा सकते ना हम, उन्होंने पीसेस तो दे दिए था ना अपने को। 101 जाना है तो 1 को ऐड कर देंगे 100 में, 200 जाना है तो 100 + 100 कर देंगे, तो आगे कितना भी जा सकते हैं ना हम, पीछे भी जा सकते हैं ना उसके, हम उसमें से माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो जब हम इसको जब पॉइंट्स को मिलाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये हम अपने को ग्राफ मिला, ठीक है ना, ये अपने को क्या मिला, ग्राफ। अब एक और चीज, दूसरा मटेरियल है जिसको हम क्या बोलेंगे, बी। ये हमारा क्या था, ए। 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो टेम्परेचर था, इसका जो प्रेशर था वो इतना था, क्योंकि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रेशर हो सकता। 30 पे या 20 पे अगर हमने इसका प्रेशर देखा तो कितना था, ये हमारा इतना था, ठीक है। 0 पे हमने देखा तो कितना था, यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे देखा तो हम इनका कहाँ पे था, ये लोकेशन पे था, फिर ये लोकेशन पे था, फिर ये लोकेशन पे था, करेक्ट। हमने यहाँ इसके नीचे हम इसको नहीं कर पाए, ये हमारा ग्राफ, ठीक है, समझ आ रही बात। एक तीसरा मटेरियल, ये हमारा बी है, सी को जब हमने देखा तो इसका ग्राफ अपने को क्या बना, यहाँ पे, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिला, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिला, फिर नेक्स्ट यहाँ पे मिला, ये हमारा ग्राफ बना। समझ आ रही बात समझ आ रही। ये 3 मटेरियल के अलग अलग उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए, कैलकुलेशन करा, ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने ग्राफ दे दिया। टेम्परेचर को चेंज करा और टेम्परेचर को चेंज करके उन्होंने प्रेशर को कैलकुलेट करा, या तो प्रेशर को चेंज करके टेम्परेचर को कैलकुलेट करा उन्होंने, ठीक है, कुछ भी, टेम्परेचर और प्रेशर का उन्होंने ये ग्राफ बना दिया। अब एक पॉइंट ये कि अगर कोई भी ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्राफ है, तो क्या सिर्फ इतने लाइन तक है ये, नहीं, इसको हम जहां चाहे वहां एक्सटेंड कर देते हैं, और हर एक लाइन जितना भी एक्सटेंड करेंगे वो हर एक पॉइंट पे उसको क्या करेगा, नहीं उसको क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा वो इक्वेशंस को, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अगर यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मिले तो यहाँ पे भी सेम वैल्यूज मिलेंगे, यहाँ पे भी ये पूरे वैल्यूज, ये पूरे लाइन जो है ना, पूरे लाइन इस ग्राफ के लिए क्या है, कोई भी हम वहां पे वैल्यू रखे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रखा, हमने कुछ भी टेम्परेचर, या यहाँ पे आएंगे हमने 10 डिग्री सेल्सियस रखा, तो प्रेशर कितना मिलना चाहिए, प्रेशर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और देखेंगे कि इतना रहा, ये प्रेशर होगा हमारा, ये होता ना ग्राफ, करेक्ट। तो उन्होंने क्या देखा कि 0 प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होगा। हाँ, अब 0 प्रेशर तो बना नहीं सकते, नहीं बना सकते, तो छोड़ देंगे वो ग्राफ, तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ग्राफ तो एक्सटेंड कर सकते हैं ना, और ग्राफ तो वही बताएगा ना, तो ग्राफ को इन्होंने एक्सटेंड करा तो ये यहाँ पे आके कट हुआ, इसके नीचे नहीं जा सकते क्योंकि प्रेशर निगेटिव में नहीं जा सकता, प्रेशर निगेटिव में नहीं जा सकता, और एक्चुअली में कोई क्वांटिटी निगेटिव में नहीं जाती, फिजिक्स की कोई भी क्वांटिटी निगेटिव में नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है कि वो क्वांटिटी क्या है, निगेटिव में जाए। फिर आप फिजिक्स में निगेटिव कहां से पढ़ते, वो सिर्फ उसका ओरिएंटेशन या उसका डायरेक्शन या उसके प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता, ठीक है। जब भी आप वेलोसिटी को आप निगेटिव में पढ़ते हैं ना, तो निगेटिव वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता, कि जिस डायरेक्शन में आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये वाली वेलोसिटी उसके अपोजिट में है, करेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि वो वेलोसिटी निगेटिव में है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है बात। अब आप बोलेंगे कि चार्जेस कभी निगेटिव में हो ही नहीं सकते, वो उसकी प्रॉपर्टी है कि हम उसको निगेटिव लिखते, हम असाइन कर दिए हमने उसको कि ये निगेटिव और ये पॉजिटिव है। अब मान लो जिसने उसको असाइन करा, असाइन किसने करा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो हम कुछ कर सकते थे नहीं, जिसने उसको असाइन करा फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को हम निगेटिव बोलेंगे, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव बोलेंगे। अब कुछ सोच समझ के बोला होगा उन्होंने, अगर वही अगर लॉजिक लगा के अगर प्रोटॉन को निगेटिव और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल देते तो कोई बात नहीं है, चीजें हमारे लिए बदल जाती, हम वही मानते रहते अब तक। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं या तो डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। मैग्नीट्यूड में कोई भी क्वांटिटी निगेटिव या पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकती, लास्ट लिमिट क्या है उसका, 0, निगेटिव नहीं होता। निगेटिव सिर्फ क्या डिस्क्राइब करता, उसका डायरेक्शन या तो उसकी
प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करता, उसके मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब नहीं करता। ठीक है ना? हाँ, तो ये बात समझ लीजिए। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ पे आके रुक जाता। ठीक है, अब इसको उन्होंने एक्सटेंड करा तो उन्होंने देखा कि ये भी यहीं पे आके रुक गया, इसी पॉइंट पे आके वो भी स्टॉप हो रहा। इसको उन्होंने जब एक्सटेंड करा तो ये भी इसी पॉइंट पे स्टॉप हो रहा। इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, उन्होंने 3 से एक्सपेरिमेंट किए होंगे या इससे ज्यादा भी उन्होंने मटेरियल लिया होगा, हर मटेरियल को जब उन्होंने जीरो प्रेशर पे कंसीडर करा तो हर मटेरियल के लिए जीरो प्रेशर पे एक ही टेम्परेचर उनको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? हर एक मटेरियल के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जीरो प्रेशर पे कौन सा टेम्परेचर है? सिंगल टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे एक हम प्रेशर ले लेंगे कितना, मान लीजिए हमने प्रेशर ले लिया 10, या ये हमने प्रेशर ले लिया कितना, ये 20। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 20 प्रेशर, अलग अलग टेम्परेचर है। यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव 60 है। इस ऑब्जेक्ट के लिए कितना है? नेगेटिव कुछ भी है, नेगेटिव वैल्यू में। इस ऑब्जेक्ट के लिए और नेगेटिव वैल्यू में। ठीक है, अलग अलग प्रेशर पे, एक ही कांस्टेंट प्रेशर पे अब सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर है। एक ही कांस्टेंट प्रेशर पे सबके लिए अलग अलग टेम्परेचर पे है। लेकिन एक ऐसा प्रेशर है जिसको हम क्या बोलेंगे? जीरो प्रेशर। उसके लिए हर एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात? वो टेम्परेचर क्या है? ये वाला वो टेम्परेचर है। इसी को हम स्टैंडर्ड क्या बोलते? टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते, STP। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर क्या रहता? जीरो। प्रेशर क्या है? जीरो। और इस प्रेशर के लिए टेम्परेचर क्या है? ये हमारा टेम्परेचर है, और ये सबके लिए कांस्टेंट है। आप वाटर ले लो, आप आयरन ले लो, आप दुनिया का कोई भी मटेरियल ले लो, हर एक मटेरियल का जो STP है, प्रेशर जीरो पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट है। वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। सपोज मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन है। एक हमने मटेरियल लिया आयरन, क्या लिया? आयरन। और एक हमने लिया कॉपर, और एक हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम, और एक हमने क्या लिया? वाटर। तो एल्यूमिनियम छोड़ के हम क्या लेंगे? ये ले लेंगे मर्क्यूरी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है एट STP, एट STP। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ वाटर is greater than temperature of mercury, is greater than temperature of iron, is greater than temperature of copper। ठीक है, या इसका रिवर्स कर दो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन रिवर्स कर दो, थर्ड ऑप्शन इक्वल, इक्वल एंड इक्वल एंड इक्वल। फोर्थ ऑप्शन सबसे अच्छा। ये वाला सबसे अच्छा दिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लिक्विड है तो इक्वल होंगे, ये दोनों क्या है? मेटल्स है तो इक्वल होंगे, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। नहीं नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन अच्छा है ना। ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? STP। और STP पे चाहे वो मटेरियल कोई भी हो, उसका टेम्परेचर क्या रहता? कांस्टेंट रहता। अब आपसे क्वेश्चन किया जाए, अब आपसे पूछा जाए आपने इसको टिक क्यों करा, तो आप बोलेंगे कि मेरे को मालूम है कि उसका कांस्टेंट रहता। कैसे? तो आप बोलेंगे आप ये पूछ लो मेरे से कि कितना रहता, हम वो भी बता देंगे। वो कांस्टेंट रहता वो तो छोड़ दो, हमको ये भी मालूम है कि टेम्परेचर कितना है उसका। बता सकते ना? बता सकते। कितना रहता? -273.16 डिग्री सेल्सियस। नहीं तो आप बोलेंगे हम ये भी बता देंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, वो तो छोड़ो कि कांस्टेंट रहता नहीं रहता। सबका हर एक मटेरियल का टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस। कब? अच्छा, वो पूछेगा कि फिर STP, आप बोल देंगे कि STP का मतलब प्रेशर जीरो है। आप ये भी पूछते तो हम बता देते। इतना सिंपल सा सवाल पूछने की क्या जरूरत है हमसे? थोड़ा लंबा पूछो तो मजा आएगा पूछने में, सॉल्व करने में। कितना आसान है ये। अब आप सोचोगे अगर ये सब आपको नहीं मालूम तो आपको क्या लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, या तो पता नहीं आप क्या तुक्के लगाएंगे
और आप खुश हो जाएंगे कि आपने तो सॉल्व कर लिया, कहीं ना कहीं तो देखा होगा। और थर्ड वाला ऑप्शन तो आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके टेम्परेचर एक जैसे कैसे हो सकते हैं। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर। अच्छा यहां पे लिख देंगे कि एट एसटीपी प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो थोड़ा सा अब और ट्रिकी हो गया। अब उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा सा खराब करा। एसटीपी लिखने का मतलब ये कि प्रेशर कांस्टेंट है, उल्टा प्रेशर कांस्टेंट लिख दिया। आप एसटीपी को छोड़ के आप इसको देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर जब कांस्टेंट है तो आपको लगेगा P इज PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स और गैस कांस्टेंट भी आता नहीं। P इज प्रोपोर्शनल टू nRT, करेक्ट ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मटेरियल अलग अलग है तो ये अलग अलग होगा ना, सबके लिए रहता ना, सबके लिए अलग होता, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसा हो सकता है? सबका मटेरियल अलग तो फिर सबका सबके लिए क्या अलग, सबके लिए टेम्परेचर भी अलग। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मटेरियल बोल सकते ना, मटेरियल अगर अलग होगा तो टेम्परेचर भी अलग होगा। आप कंक्लूजन करेंगे और बोल देंगे कि अब दो तो ये अजीब दिख रहा, या फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन होगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आप चूज कर लेंगे, चूज करने की क्या चूज करेंगे, आप देखेंगे अच्छा वाटर है तो वाटर तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, आयरन तो मेल्ट होने में टाइम लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब वाटर का सबसे कम रहता, तो इसका तो ज्यादा है, तो ये तो होगा ही नहीं सेकंड ऑप्शन। आप खुश हो जाएंगे, वो हमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है अच्छे से। आपको लगता कि ऐसे सोचने वाले लोग सिलेबस पढ़ते नहीं, ठीक है ना? तो सोचो कि कितना घुमा फिरा के इन्होंने इसको सॉल्व करा और बोले कि कहते बड़ा सा टफ क्वेश्चन था। नहीं था, वो एक्चुअल में टफ था। वो खाली क्वेश्चन ऐसा एसटीपी देखते कि बस अच्छा ये है, हाँ थर्ड वाला ऑप्शन टिक, खत्म। कितना टाइम लगने वाला है? 10 सेकंड लगने वाला है क्वेश्चन को, नहीं? लेकिन सॉल्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि ये पीछे एक्सटेंड हुआ और क्या क्या हुआ चीजें ये, ठीक है ना? कैल्विन ने क्या करा था, क्यों? क्योंकि सिनॉप्सिस पढ़ते, मटेरियल रहता ना आपको, नीट और आईआईटी के लिए मटेरियल्स मिलते हैं ना, जो 2 पेजेस के सिनॉप्सिस रहते हैं, उसमें पूरा चैप्टर खत्म होता, करेक्ट ना? हाँ, तो वो कहां से ये सब देंगे वहां पे? समझ में आ गई बात? चलिए अब हम नेक्स्ट जाएंगे। हाँ, तो इसको कंक्लूड कर लेंगे अपन। तो अब प्रेशर यहां से जीरो, प्रेशर डिक्रीज हो सकता है और फर्दर नहीं हो सकता। तो अगर फर्दर प्रेशर यहां से डिक्रीज नहीं हो सकता, तो आपको लगता है कि टेम्परेचर बिलो 273.16 से कम होगा? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये इनिशियल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता, इससे कम टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो इस टेम्परेचर को उन्होंने क्या बोला यहां पे, इसको बोला उन्होंने 0 केल्विन। डिग्री की बात ही नहीं है, डिग्री की बात ही नहीं है, ये ओके नहीं है, 0 केल्विन है। मैं लिख देता हूं यहां पे 0 केल्विन। इसको उन्होंने क्या बोला? 0 केल्विन, क्योंकि इससे छोटा टेम्परेचर यूनिवर्स में नहीं होता। ठीक है, यहां से पूरे टेम्परेचर स्टार्ट होते हैं, और उन्होंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे। उन्होंने बस ये बोला कि 0 केल्विन इज व्हाट? 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेट -273 डिग्री सेल्सियस, सिंपल। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होगा 273 केल्विन, सिंपल। ठीक है, इजी है। ठीक है, उन्होंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। इनका 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस से रहने दिया इन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किया ज्यादा। बस इन्होंने ये बताया कि -273.16 से ये स्टार्ट होता है, इसलिए हम इसको 0 बोलेंगे। तो ऑलरेडी डिग्री सेल्सियस था, तो इन्होंने इसको केल्विन नाम दे दिया, 0 केल्विन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो इसका यूनिट होगा हम क्या लेंगे? 0 केल्विन। कोई डाउट नहीं? चलिए, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में ये बेसिक क्वांटिटी है। क्यों?
क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ चार्जेस। एक्चुअल में ये कभी अपने को कभी कभी ऐसा फील होता कि इलेक्ट्रिक करंट जो है सेल्फ नहीं है, ये डिपेंड करता चार्ज एंड टेम्परेचर टाइम पे, और एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट की जो क्वांटिटी है ये किस पे डिपेंड करती है, चार्ज एंड टाइम पे, ठीक है, क्लियर। तो फिर ये फंडामेंटल कैसे हो गया, हाफ के जी फंडामेंटल कैसे हो गया? फंडामेंटल नहीं हो सकता ना ये, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ही क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर इसका है तो फिर अब ये तो फंडामेंटल हो ही नहीं सकता ना। फंडामेंटल क्या होगा, चार्ज फंडामेंटल होगा, क्योंकि चार्ज बेसिक क्वांटिटी है ना इसकी, ठीक है ना। तो लॉजिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो चार्ज ही है, ठीक है। हाँ, लॉजिकली उसमें आपको देखेंगे कि उसके नाम में चार्ज ही लिखा हुआ है। करंट का मतलब क्या होता था, फ्लो, और कुछ भी नहीं, फ्लो ना। करंट का मतलब क्या होता, फ्लो। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, करेक्ट ना। द फ्लो ऑफ चार्ज, तो बेसिकली हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम चार्ज को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ टाइम। हम यहाँ पे चार्ज को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन हम ये टाइम के टर्म्स में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फंडामेंटल मान सकते हैं। फिलहाल फंडामेंटल मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्री नहीं करता हूं कि फंडामेंटल होना चाहिए, क्योंकि डिपेंड करता लॉजिकली। बट प्रॉब्लम यह है कि हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, ठीक है, फंडामेंटल है, और हम यहाँ पे लॉजिक भी अपना दे सकते हैं कि हम लॉजिकली हम इलेक्ट्रिक करंट को हम चार्ज ही बोल रहे हैं, सिर्फ उसको हम टाइम से उसको रिलेट करें और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, समझ आ रही बात। तो फंडामेंटली हम किसको डिस्क्राइब करें, चार्ज को करंट के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करें, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है ना। हम चार्ज को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं, फ्लो के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसीलिए क्या है, फंडामेंटल है, ठीक है। तो आई को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, मैग्नेटिज्म में आपको फॉर्मूला आएगा, मैं भी लिखूंगा नहीं, सीधा सीधा मैं बोल देता हूं कि हम यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं, और जाहिर सी बात है आपको मालूम है कि करंट से क्या होगा, हाँ, करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता तो ये वायर में क्या होता, अगर रिपल्शन का फोर्स है तो रिपल्शन, अगर अट्रैक्शन का है तो अट्रैक्शन, ठीक है। ये करंट इधर, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट इधर, ये इधर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इधर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और इधर से इसके थ्रू ये बाहर की तरफ, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये जो वायर है ये ऐसे बेंड हो जाता, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर देंगे, यहाँ पे एक रॉड लगा के, पुली लगा के हम यहाँ पे वेट लगा देंगे, ठीक है, समझा रही बात। हमको करंट जो भी हमारा फोर्स को हम क्या कर देंगे, 1 kg कर देंगे, ठीक है। सारे वैल्यूज को हम इक्वल 1 1 1 1 कर देते हैं, तो जो भी यहाँ पे करंट फ्लो होता उसको हम क्या बोलेंगे, 1 यूनिट ऑफ करंट, और उसी 1 यूनिट ऑफ करंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एम्पियर्स। क्या बोलते हैं, एम्पियर्स, हाँ, ठीक है। अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कैलकुलेशंस और ये जो डेरिवेशन है ना हमारे मैग्नेटिज्म में है, ठीक है ना। जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें ये लास्ट टॉपिक है, ये फोर्स बिटवीन द टू वायर्स, सुना हुआ, पढ़ा हुआ ना आपने, तो ये वही वाला कैलकुलेशन, ठीक है। उससे ही हम फॉर्मूला बना के हम डिस्क्राइब करते हैं, तो इससे ही हम डिस्क्राइब कर देंगे एम्पियर का। अब इसके बाद नेक्स्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए दो कहानियां हैं। एक
कैंडल, एक क्या है, कैंडल। हम एक कैंडल जलाएंगे क्योंकि अपने को क्या चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए जो चेंज ना हो। तो कैंडल को अगर हम एक रूम में बंद कर दें, एक रूम में अगर हम बंद कर दें, लॉक कर दें कैंडल को, और यहां से जो ये फ्लेम निकलता ना, ये फ्लेम एकदम कांस्टेंट रोशनी देता, चारों तरफ देता, ठीक है। तो हम एक क्यूबिक एरिया ले लेंगे, क्यूबिक एरिया ले लेंगे। ये क्यूबिक एरिया में वन क्यूबिक एरिया या वन क्यूबिक वॉल्यूम, वन क्यूबिक वॉल्यूम ले लेंगे हम। इस वन क्यूबिक वॉल्यूम में जितनी रोशनी आएंगे ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, वन यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इसको हमने यूनिट बनाया कहां से, कैंडल से। किसे बनाया, कैंडल से। तो हम इसको क्या नाम देंगे, वन कैंडेला। क्या नाम देंगे, वन कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। हाँ, शॉर्टकट में हम इसको क्या लिखते हैं, वन CD। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज है, दूसरे वाली थियरी, कि हम एक डायमंड, प्लेटिनम है, डायमंड है, प्लेटिनम है, ठीक है। प्लेटिनम का हम एक एरिया लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे, कितना, 1 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 पावर ऑफ कितना है, 0, 6 0 है, ठीक है, 5। इतना हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया लेंगे, इतना छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे प्लेटिनम का, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे, फ्रीज का मतलब ठंडा करने लगेंगे, ठीक है। कितने प्रेशर तक फ्रीज करेंगे, प्रेशर भी दिया हुआ है कि कितने प्रेशर तक फ्रीज करेंगे, एट, बोलिए प्रेशर, 101.325, अच्छा, कॉमा 325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर तक हम इसको क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम जब किसी को फ्रीज करेंगे तो उसका एटॉमिक, उसका जो साइज है वो छोटा होता। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता ना, कैसा होता, टेम्परेचर डिक्रीज के साथ साथ हम उसके वॉल्यूम को भी कम करते जा रहे हैं। क्या करते जा रहे, वॉल्यूम को भी कम करते जा रहे। टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज। जैसे जैसे हम वॉल्यूम को कम करेंगे वैसे वैसे उसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और आपको मालूम है कि जितना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशियो में वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करना स्टार्ट कर देता। तो इसको दूसरे तरीके से बताता हूं मैं। हमने जो है ना, एक प्लेटिनम का एक टुकड़ा दिया, प्लेटिनम का टुकड़ा दिया, उसको हम कंप्रेस करने लगे। क्या करने लगे, कंप्रेस करने लगे। कंप्रेस करते 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 हम कितने प्रेशर पे उसको पहुंचा दिया हमने, 1,01,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतने प्रेशर पे जब हम इसको पहुंचा देंगे तो जाहिर सी बात है उसके पास एनर्जी बहुत हाई हो जाती, और जब एनर्जी हाई होंगी तो पार्टिकल्स उसके एमिट होने स्टार्ट हो जाते, रेडिएशंस निकालने लगता वो। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जीरो प्रेशर के अबव जब भी रहेगा तो हमेशा क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करता। यही तो लॉ है, ये लॉ है ना, दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एनर्जी को क्या करता, एमिट करता और एब्सॉर्ब करता। कब, हमेशा ही करता ना, नहीं। ये जो भी ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट हो रही ना, नहीं हो रही। अब आप बोलेंगे नहीं हो रही, बोल सकते आप। अगर मान लीजिए नहीं हो रही तो आपको दिखाई कैसे दे रहा है, आप बोलेंगे कि फिर अंधेरे में भी दिखाई देता, आंखें होनी चाहिए, ठीक है ना। नाइट विजन लगाते ना आप, नाइट विजन वाला कुछ भी गॉगल वगैरह देखते ना, कभी कभी नाइट विजन में ऑब्जेक्ट दिख जाता ना, ठीक है। इसका मतलब वो टाइम पे भी ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या कर रहा, या तो एमिट कर रहा, या तो एब्जॉर्ब कर रहा, या तो दोनों एक साथ कर रहा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको दिखना स्टार्ट हो जाता है। समझ वाली बात। अब अंधेरे में हमारी आंखें नहीं देख सकती, वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। एमिशन एब्जॉर्प्शन कब बंद हो जाता, एसटीपी पे बंद हो जाता। किस पे, एसटीपी पे बंद हो जाता,
ठीक है ना। अगर एसटीपी से अबव प्रेशर है उसका तो हमेशा एमिशन एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा उसमें, ठीक है, क्लियर। तो हमने इसके वॉल्यूम को कम करते करते प्रेशर इसका कहां तक कर दिया, बहुत हाई प्रेशर कर दिया। इतने प्रेशर पे इतने छोटे से एरिया से हमने एरिया पहले बढ़ा दिया, ये इतना बड़ा एरिया दिया, और इसका प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, और ये है क्या, एक तरीके का ब्लैक बॉडी है प्लेटिनम की, क्या है, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो इतना ज्यादा प्रेशर हमने अगर इसमें मतलब पोसेस कर दिया, तो छोटा सा एरिया हम लेंगे, कितना एरिया लेंगे, ये अमाउंट ऑफ एरिया लेंगे। इस अमाउंट ऑफ एरिया से जितनी एनर्जी एमिट होगी ना, ठीक है ना, जितनी एनर्जी एमिट होगी या जो लाइट एमिट होगी, उसी लाइट की या उसी शाइनिंग, उसी लाइट की शाइनिंग को या उसी एनर्जी की शाइनिंग को हम क्या बोलेंगे, वन कैंडेला। बात समझ में आई। क्यों टूटता, हमने उसको तोड़ने के लिए जगह नहीं दिया हुआ। हाँ, अब एक बात बताइए कि एलपीजी आपके पास है, एलपीजी जो है वो हाई प्रेशर पे है, इतना ज्यादा हाई प्रेशर पे कि वो लिक्विड बन गया, वो रह सकता उस पे नहीं। कोई भी कंटेनर में अगर हम उसको रखे तो तोड़ देगा ना कंटेनर को, लेकिन हमने कंटेनर कौन सा चूज करा, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेनर चूज करा कि उससे भी ज्यादा प्रेशर वो क्या कर ले, बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके। तो हमने भी जब इस जो प्लेटिनम को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं ना, तो जो भी जिससे भी हम कंप्रेस कर रहे हैं, हमने उस काबिल तो उसको रखा हुआ है ना कि इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है वो, करेक्ट ना, समझ में आ रही बात। तो हमने जब इतना ज्यादा प्रेशर इस प्लेटिनम को दे दिया, प्लेटिनम का टुकड़ा वो कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, उससे अपने को कोई इशू नहीं है। हम उसको कंप्रेस करते 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 हमने इतने प्रेशर पे पहुंचा दिया, तो जाहिर सी बात है उससे एनर्जी एमिट होगी, पूरे सरफेस से एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। लेकिन पूरा सरफेस हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, इतना छोटा सा एरिया लेंगे, 1/6 × 10⁵ इतने छोटे से एरिया जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है ना, जो शाइनिंग निकलती है ना, उसी शाइनिंग को हम वन कैंडेला बोलेंगे। आप समझ में आई बात, क्लियर। हाँ बिल्कुल शाइन करता, शाइनिंग ज्यादा या कम हो सकती ना, नहीं हो सकती। अगर ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड करो तो शाइनिंग कम हो जाती, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करो तो शाइनिंग ज्यादा होती, नहीं होती। यहाँ पे गैसेस है, गैसेस भरे हुए एटमॉस्फेयर में, लाइटिंग आ रही है, लाइटिंग आ रही। हम ये गैसेस को कंप्रेस करके छोटा सा इतने से छोटे से स्पेस में रख देंगे। अब आपको ये सेम ऐसे ही दिखता है या थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इसमें से लाइट आती, थोड़ी सी ज्यादा आती, नहीं आती, बस। वो अमाउंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और अमाउंट ऑफ प्रेशर उसको अटेन करना है एनर्जी एमिट करने के लिए। हर पार्टिकल अलग अलग टाइप की एनर्जी या अलग अलग तरीके से बिहेव करता, समझ में आ रही बात। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि जब प्लैनेट्स जब डिस्ट्रॉय होते हैं ना अपने आप में, तो वो स्टार बन जाते, छोटे से स्टार बन जाते, बहुत डेंसिटी वाले स्टार बन जाते। अगर वो बड़ा सा अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें से कितनी रोशनी निकलेंगी, कम, अपने को शायद दिखते भी नहीं। अगर वही अगर कंप्रेस होकर एकदम छोटा ऑब्जेक्ट बन गया तो कितना तेज रोशनी दे देता हूँ, समझ में आ गई ना बात। हाँ चलिए, हो गया। स्टार्स बड़े रहते कंपेयर टू प्लैनेट्स, बड़े रहते, लेकिन एक्चुअल में स्टार्स बनते कैसे, हाँ, प्लैनेट्स ब्रेकडाउन होता ना, ब्रेकडाउन होके वो जो प्लैनेट की डेंसिटी है वो बहुत हाई डेंसिटी में पहुंच जाता ना। हाई डेंसिटी में जाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम का कम होना, टूट जाना। हाई डेंसिटी का मतलब क्या है, सेम मास लेस वॉल्यूम, वही है ना, कुछ अलग है। मास तो सेम है, या तो मास उसके अकॉर्डिंग जो है ना, उसका मास के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम है बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए तो हाई डेंसिटी है ना, वो नहीं है, हाँ करेक्ट ना, डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, लास्ट
में बचा हुआ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि फिलहाल मेरा डिपार्टमेंट तो नहीं है। किसका डिपार्टमेंट है? केमिस्ट्री का। लेकिन सिर्फ इसको समझने के लिए मैंने केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ लिए थे, ठीक है ना? किसको? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को सिर्फ समझने के लिए। हाँ, हाँ, मोल कॉन्सेप्ट अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये कंक्लूजन है मेरे ख्याल से मोल कॉन्सेप्ट का, या तो बिगिनिंग बोल सकते हैं इसको, या तो हम ये बोल सकते हैं कि ये केमिकल्स के मेजरमेंट का एक यूनिट है, ठीक है? एक्चुअल में हम केमिकल भी नहीं बोलेंगे, दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं ना, उनको नंबर्स के कैलकुलेशन का ये यूनिट है, ठीक है? लेकिन हमने इसको केमिस्ट्री में इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि नॉर्मल काउंटिंग करना हमारे लिए आसान है, हम उसके यूनिट क्यों बनाएंगे, ठीक है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है क्या? द यूनिट ऑफ काउंटिंग्स, यूनिट ऑफ काउंटिंग। और किसकी काउंटिंग? सब्सटेंस की। और ये सब्सटेंस क्या हो सकते? एटम्स हो सकते, ठीक है? मॉलिक्यूल्स हो सकते, और क्या हो सकते? पार्टिकल्स हो सकते, ठीक है? और क्या हो सकते? कंपाउंड्स भी हो सकते, ठीक है? क्या हो सकते? कंपाउंड्स भी हो सकते। एटम्स में डाई एटॉमिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो मोनो एटॉमिक, वो सब भी हो सकता है। तो ये यूनिट ऑफ क्या है? काउंटिंग है। काउंटिंग किसकी? सब्सटेंस की काउंटिंग। नाम में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ, नाम में क्या है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब नंबर्स, काउंटिंग, ठीक है? अब इसको हम करते कैसा? हम क्या करेंगे? हम एक नंबर लेंगे। क्या लेंगे? नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ प्लस 23 ना? हाँ, कौन सा भी नंबर ले लेंगे, ठीक है? ये नंबर की एक खासियत है, ये नंबर की एक खासियत है। क्या खासियत है बताता हूं मैं। मास नंबर एंड वेट, मास नंबर एंड वेट। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना? 1, ठीक है? वेट कितना? 1 ग्राम, ठीक है? कितना? 1 ग्राम। कार्बन का मास नंबर कितना? 6 या 12? और ये मैं लिखता हूं, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? कार्बन। इसका वेट कितना? 12 भी लेंगे, दोनों इक्वल लेंगे हम। मास नंबर एंड वेट क्या होंगे? दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है? फिर हम क्या लेंगे? CH4 लेंगे। CH4 का कितना? 16। हाँ, कार्बन का कितना? 12 ना? कार्बन का 12 होता है या ज्यादा होता? पक्का? तो 12 + 4 16 ना, ठीक है? तो हम ग्राम कितना लेंगे? 16 ग्राम ही लेंगे, ठीक है? और हम ले लेंगे H2O को। H2O का कितना? 18 ना? 18 ना? हम ग्राम कितना लेंगे? 18 ग्राम ही लेंगे। समझ में आ रही बात समझ में आ रही? कोई डाउट है? और कोई मॉलिक्यूल? मैं बता रहा हूं क्यों दे रहे हैं। और कोई मॉलिक्यूल?
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ ये 32 और 12 44। तो हम कितना लेंगे 44 ग्राम ही लेंगे। जितना हमारे एटम का या मॉलिक्यूल का या कंपाउंड्स का जितना उसका मास नंबर होगा उतने ही ग्राम का हम मटेरियल उसका देंगे। ठीक है, हमने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया तो हमने देखा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने। ठीक है, कितना हमने देखा नंबर ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हाइड्रोजन एटम्स है। 1 ग्राम में 1 हाइड्रोजन एटम रहता है। 1 ग्राम लेना है अपने को। अच्छा चलिए, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, H2O लेंगे। 18 ग्राम ऑफ H2O लेना है तो 1 H2O मिलता अपने को। 18 ग्राम H2O एक थोड़ा सा पानी होता, वो नहीं होता। प्यास बुझ सकते उससे। फिलहाल अगर रेगिस्तान में तड़पते हुए रहे तो थोड़ी तो प्यास बुझती ना उससे, नहीं 18 ग्राम में। तो चलिए तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस, यहां पे सब्सटेंस क्या है हाइड्रोजन। तो ये नंबर ऑफ 1 ग्राम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमने कैलकुलेट करा तो आया 6.02 इंटू 10⁻23 आया। ये कैलकुलेशन से आया हमारे पास। ठीक है ना। अब फिर हमने नंबर ऑफ सब्सटेंस किसका, कार्बन का, कितने ग्राम में 12 ग्राम में हमने कैलकुलेट करा। ये भी कितना आया 6.02 इंटू 10⁻23। ये भी उतने ही आए, मतलब इतने ही कार्बन होंगे 12 ग्राम में। ठीक है, 1 ग्राम में हाइड्रोजन कितने, इतने हाइड्रोजन एटम्स। 12 ग्राम में कार्बन कितने, इतने कार्बन। दोनों नंबर सेम है। नहीं, मीथेन है तो मीथेन का भी 16 ग्राम में लेंगे तो कितने मीथेन आएंगे, CH4 आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23। इतने नंबर्स आएंगे। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि नंबर्स वही है तो मासेस क्यों बढ़ रहे इनके। अब जाहिर सी बात है कि सिंगल हाइड्रोजन है, इसका मास अपने आप में कम रहता तो इसके इतने सारे एटम्स एकदम कम अमाउंट में आ जाएंगे ना। एक छोटा मार्बल है, एक बड़ा मार्बल है, 1 kg लेना है अपने को तो जाहिर सी बात है बड़ा मार्बल 1 kg में नंबर कम रहता उसका। ठीक है ना, और छोटे मार्बल का नंबर ज्यादा रहता। ठीक है, अगर मार्बल को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, छोटे मार्बल का वेट कम रखेंगे और बड़े मार्बल के नंबर्स इक्वल करने हैं तो बड़े मार्बल का वेट ज्यादा रखेंगे, तभी दो नंबर्स इक्वल होंगे उन्हीं के रेशियो में। तो इसका 1 देना है, इसका 12 है तो उसी के रेशियो में 12 ग्राम होगा ना ये नंबर के लिए। ठीक है ना। सेम नंबर के लिए अगर ये 16 है तो ये 16 होगा ना। ठीक है, सेम नंबर के लिए अगर ये 18 है तो 18 ग्राम में सेम नंबर आएगा ना। सेम नंबर ऑफ सब्सटेंस 6.02 इंटू 10⁻23। 44 कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो सेम 44 ग्राम में नंबर कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये है नंबर्स, और ये नंबर्स हर एक के लिए कांस्टेंट। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, जितना उसका मास नंबर है, अगर सेम वेट अगर हम ले लें, सेम ग्राम वेट लेंगे, केजी में नहीं लेंगे, अगर हम सेम ग्राम वेट ले लेंगे तो ये क्या होगा, नंबर कांस्टेंट आ जाता। ठीक है ना। मतलब मैं समझा नहीं। 12 कार्बन का वेट ज्यादा है ना, हमने 12 ग्राम दिया ना कार्बन को। अगर हमने 1 ग्राम दिया होता तो ये नंबर कम हो जाता ना। क्या पूछ रहे आप, कार्बन और उसका वेट ज्यादा, डाउट किसका है। हाँ कार्बन में बस 6.02 इंटू 10 हाँ हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रिलेशन हाँ तो ज्यादा कार्बन का ही जितना है तो ऑक्सीजन का अभी ज्यादा। हाँ, देखिए बिल्कुल सही बोला आपने। कार्बन, ऑक्सीजन भी यहाँ पे लिखता हूँ क्लियर करने के लिए आपके लिए। ठीक है ना। ऑक्सीजन का अगर हम लेंगे तो ऑक्सीजन कितना 16, और कितने ग्राम होना चाहिए 16 ग्राम। नंबर कितना सेम, करेक्ट। 16 ग्राम कार्बन का नंबर ये है। ठीक है, और 16 ग्राम कार्बन का मास नंबर कितना है 16। रेशियो कितना है 1:1 का।
और इतने नंबर आए। ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे, सॉरी ऑक्सीजन का था ये, कार्बन का 12, तो 12 ग्राम 1:1 रेशियो सेम है। हमने जब कार्बन को 12 और ऑक्सीजन को डबल लिया ना, CO2 लिया ना, तो 44 हो गया। तो दोनों का ये मास भी तो सेम रेशियो में ऐड हुआ ना, फिर तो भी तो नंबर सेम आएंगे ना। हम सिर्फ कार्बन को नहीं देख रहे, हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के नंबर को देख रहे हैं। बात समझ में आई? हम क्या देख रहे हैं? CO2 के नंबर को देख रहे हैं। कार्बन कितना, अगर हम इसमें देखें कि CO2 में 44 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा, कार्बन ये नंबर का होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन इसका डबल, क्योंकि ऑक्सीजन हमने कितने लिए, डबल लिए हुए हैं। लेकिन CO2 कितने होंगे, ये तो यही नंबर होंगे। अब मैं ऐसे समझाता हूं, मान लीजिए कि ये हमारा कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक कार्बन 2 के साथ मिल रहा ना, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऊपर बनाएंगे ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए, ये है ना, ये हमारा क्या है, CO2 है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 6, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, डबल, 12। लेकिन जब एक साथ लेंगे तो कितने हैं, 6। अब बात समझ में आ गई? तो जब हम CO2 को देखेंगे तो 44 ग्राम में CO2 कितना, सेम ये नंबर, क्योंकि 16 ग्राम में ऑक्सीजन कितना था, सेम नंबर का था। तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन है ना, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, तो नंबर कितना होगा, इसका डबल होगा। कार्बन यहाँ पे कितना है, सेम 12 ग्राम का कार्बन है, तो नंबर इतना ही होगा। लेकिन अगर हम CO2 की बात करेंगे तो CO2 कितना, फिर से वही नंबर, सेम। तो इसमें अलग अलग नहीं देखना है, पूरे सब्सटेंस को देखना है। अगर हम अलग देखेंगे तो अलग भी हम इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल भी इसी के फ्रैक्शन में हो, इसी के वो इंटीजर्स मल्टीपल में होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर ये कोई पूछ दे कि CO2 के 44 ग्राम में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, तो कितना बोलेंगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, हो सकता है ना। एवोगाड्रो नंबर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर नहीं बोला क्या मैं, यही एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो ने इसको ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था और नंबर्स काउंट करे थे, काउंट नहीं करे थे, कैलकुलेट करे थे। नंबर्स तो दिखेंगे नहीं, उन्होंने कैलकुलेट करे थे और कैलकुलेशन में ये नंबर आया, और इसी नंबर को उन्होंने क्या बोला, एवोगाड्रो नंबर। अब ये कैलकुलेशन कहाँ से हुआ, एटॉमिक मास से। हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेंगे, फिर उससे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये नंबर आ जाता, ठीक है। तो फिलहाल वो कैलकुलेशन फिलहाल अभी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग केमिस्ट्री में करेंगे, हो सकता है शायद, ठीक है ना। नहीं भी करेंगे तो बुक में लिखा होगा, कहीं भी आप लोग देख लीजिएगा। केमिस्ट्री वाले ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, नहीं, यही बात है केमिस्ट्री वालों की। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस समझ में आ गया, क्लियर है। तो हर एक मटेरियल अगर हम उसका मास नंबर और उसका वेट जो है दोनों इक्वल अमाउंट में लेंगे, मतलब अगर ये 12 नंबर मास नंबर उसका 12 है, तो हम कितने ग्राम मास लेंगे, 12 ग्राम में लेंगे, तो उतने ग्राम मास में कितना होगा, वो एक सेम नंबर में आते हैं। इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। और ये क्या है, अमाउंट है, नंबर है ये मटेरियल्स के, पार्टिकल्स के, या क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स के, या एटम्स के, या कंपाउंड्स के, किसका भी, जिसका मटेरियल बोलना है उसका बोल सकते हो, ठीक है। देखिए 6 बज गया सर, आगे ना सर, खत्म करेंगे। अच्छा, हो ही गया ना टॉपिक हमारा। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन कौन से, एंगल और सॉलिड एंगल। हाँ, तो वो भी बताऊं, इरेज करो इसको। हाँ, मोल, MOLE, एंड 1 मोल इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। इसका यूनिट क्या है, मोल, और इसका यूनिट क्या है, कैंडेला। एंड 1 मोल का मतलब आप लोगों को मालूम ही है, बोलने की जरूरत
नहीं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है ये। इसका अगर हम यूनिट बनाना है तो हम क्या बनाएंगे? 1 डिग्री बनाएंगे, ठीक है, या तो हम क्या बनाएंगे? रेडियन। करेक्ट। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। अगर हमको सॉलिड एंगल चाहिए तो हम कौन सा एंगल लेंगे? कोनिक एंगल लेंगे। कोन का मतलब आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो कोन रहता ना, उसका एंगल। ये हमारा पूरा 3D, ये हमारा 2D शेप रहता, और ये कौन सा शेप रहता? 3D शेप रहता। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोनिक एंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। ठीक है, करेक्ट। हाँ, नहीं, ये 2D शेप है ये, ठीक है, और ये कौन सा शेप है? 3D शेप है। 2D शेप का मतलब बस प्लेन का शेप है ये, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन इसके ऊपर है। और ये वाला शेप कैसा है? ये कॉनिक, पूरा का पूरा कॉनिकल शेप है, जो आइसक्रीम कोन वगैरह का रहता है ये। ठीक है, 3D शेप है ये। तो इसका ज़्यादा आता नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नाम ही इसका सप्लीमेंट्री, ज़्यादातर ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम कल फिर से और इसमें डिस्कस करेंगे यूनिट के बारे में, कि यूनिट आखिर में एक्चुअल में क्या होते। तो सबके यूनिट तो हमने डिस्क्राइब कर दिए, फिर से हम यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्टकट्स लिखेंगे, और शॉर्टकट्स लिखने के बाद फिर ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज के जाहिर सी बात है रिलेशंस होने चाहिए, और हमने रिलेशंस देखे हुए हैं। कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के अगर रिलेशन बनाएंगे तभी तो हमारे ड्राइव क्वांटिटी बनते ना। ड्राइव क्वांटिटी बनते कैसे? फंडामेंटल क्वांटिटी के रिलेशन से बनते, तो हमको रिलेशन देखना पड़ता। तो कौन सा क्वांटिटी किस रिलेशन में है वो हमको ऑब्जर्वेशन करना है, और उससे हम क्या बना लेंगे? फॉर्मूलेज बना लेंगे। ठीक है, अब जब हम फॉर्मूलेज बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? उसी फॉर्मूलेज को थोड़ा सा डेप्थ में स्टडी करेंगे, एक एक फॉर्मूले को, और एक एक फॉर्मूले के लिए हम अलग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पढ़ने वाले हम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, उसके अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है, समझ में बात? अब सोचिए कि सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने के लिए हमको इतना सब कुछ करना है, 2 मोटी मोटी बुक पढ़नी है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना है। नहीं,